जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 7th वीडियो पे हैं। ये जो है हमारा 7वां वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में खोजिएगा, मिल जाएंगी। नहीं होता है तो आपको लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ससंजक बल। ये फिजिक्स का पार्ट है ना। इससे पहले भी जो वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा। तो परिभाषा क्या होती है ससंजक, यानी स मतलब एक समान, याद रखिएगा। संजक मतलब जुड़ना। तो जब समान प्रकृति के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है, वह जो बल होता है समान प्रकृति के, ठीक है, कणों के मध्य जो बल लगता है वो ससंजक बल होता है। जैसे लोहे के कणों के मध्य का जो बल होता है, जल के कणों के मध्य का बल होता है, ये सभी जो है आपके ससंजक बल के उदाहरण, मतलब सेम टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पे, है ना। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। तो देखते हैं ससंजक बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ससंजक बल के आधार पर पदार्थों का घनत्व निर्धारित किया जाता है। यानी जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे तो कितना अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में, वो डिपेंड करता है कि उसके वजह से क्या है, उसका जो घनत्व है वो कम ज़्यादा हो सकता है। यानी जिन पदार्थों के कणों के मध्य ससंजक बल का मान सर्वाधिक होगा उनका घनत्व भी सर्वाधिक होगा। मान लो चूने का एक पत्थर है और एक लोहे का पत्थर या गोला है ना। तो चूना का क्या होता है, आपस में जो पाउडर जो फॉर्म देखना, उसको उसके कण जो है आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन चूने के जो बॉल की अपेक्षा अगर लोहे की बॉल को अलग करना होगा तो अलग होगा ना। तो चूने का बॉल क्या है, उसका जो घनत्व है, और लोहे का बॉल उसका जो घनत्व है वो बहुत अलग होता है। तो जिन पदार्थों के कणों के मध्य ससंजक बल का मान सबसे कम होगा उनका घनत्व भी सबसे कम होगा, जैसे गैस वगैरह हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कि ससंजक बल जो है आपके आधार पे ही पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, उनकी अवस्था का निर्धारण किया जाता है। यानी जिन पदार्थों में ससंजक बल का मान सर्वाधिक होगा वह ठोस होंगे, और जिन पदार्थों में ससंजक बल का मान कम होगा वो गैस होंगे, ऑब्वियसली, है ना। तो इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम देखते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो गैस में सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा, इसको 1 2 कर देते हैं। एक द्रव में उससे ज़्यादा बल होगा और ठोस में उससे ज़्यादा बल होगा। तो यहाँ पे सेम 3 2 1, है ना। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सबसे कम होता है गैस में। तो ससंजक बल के कारण घटने वाली घटना क्या क्या हो सकती है। तो द्रव में पृष्ठ तनाव का होना देखना। द्रव में क्या हो, पृष्ठ पे, अभी लास्ट वीडियो पे देखे थे कि पृष्ठ पे जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से एकदम बॉन्डिंग बना लेते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। तो उसमें पृष्ठ तनाव पाया जाता है बाहरी सरफेस पे, ठीक है, अंदर पे नहीं। और वैसे ही केशिकत्व का गुण, यानी जब पानी ऊपर चढ़ने लगता है किसी केशिका में, तो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच के अपनी ओर आकर्षित करता है और आगे सभी जो द्रव है वो आगे बढ़ने लगता है। तो ससंजक बल के ये क्या है, उदाहरण। वैसे ही वायुमंडलीय दाब जो है, तो वायुमंडलीय दाब क्या है, जो वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है और वो जो वायुमंडल में जो गैस है उसका जो हम पे दाब पड़ता है वही कहलाता है आपका वायुमंडलीय दाब, ठीक। तो इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक पास्कल, और जो यंत्र हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है आपका बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर होता है वो यंत्र जिसके द्वारा हम लोग को दाब नाप सकते हैं। पृष्ठ तनाव हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में भी देखा था। इसको थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, बाहरी जो सरफेस होता है, वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। यही ससंजक बल जो होता है उसके अणुओं के बीच में पाया जाता है, जिसके कारण यह होता है। अब ये जो है बल है तो बल का जो है कि उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ना। तो ये न्यूटन पर मीटर इसका क्या है, यूनिट होगा आपका किसका, पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का प्रभाव जो है हम लोग देखते हैं कि जल बूंद आकार में ही पाई जाती है जब वो नीचे गिरती है, यानी वर्षा का जल उसका उदाहरण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं उसको देख लेते हैं। तो मुख्य केशिकत्व की घटना जो घटित होता है, जैसे
सोखता पेपर द्वारा स्याही का सोखना, पेपर में स्याही सूख जाता है ना। लालटेन में बत्ती पे तेल का ऊपर चढ़ना, तेल वाले स्टोव में तेल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर आना, ये सब क्या है, कैसिकत्व के ही उदाहरण है। वैसे ही ताप का प्रभाव क्या पड़ता है पृष्ठ तनाव पे। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अ, जो तेल होते हैं, किसी तेल वाले स्टोव में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, अगर पृष्ठ तनाव दिया हो या वहाँ पे केशिकत्व दिया हो, दोनों ही होगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही केशिकत्व का गुण पाया जाता है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो लिख सकते हैं। अगर दोनों में से एक दिया हुआ है तो केशिकत्व को चुनिएगा, पृष्ठ तनाव को बाद में, क्योंकि केशिकत्व का गुण के कारण वो ऊपर चढ़ रहा है और केशिकत्व का गुण पाया जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ताप के प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पे द्रव का पृष्ठ तनाव कम होगा, जाहिर सी बात है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हो जाएंगे। कपूर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कपूर छिड़कने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। उसके ऊपर कपूर क्या है, तेली टाइप का चीज़ होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। डिटर्जेंट मिलाने पे भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो गया तो कपड़े के अंदर घुस घुस के क्या है, मैलों की सफाई कर देता है। वैसे ही पेट्रोल, डीजल या केरोसिन छिड़कने से पानी में पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं गंदगी वाले जो पानी होते हैं ना, उसमें लार्वा जो होता है, मच्छर का लार्वा जो होता है, वो क्या तैरते रहता है ऊपर में, है ना, डूबता नहीं है। ठीक है, उसके अंडे जो होते हैं, लार्वा जो होते हैं, वो डूबते नहीं हैं, और उसी गंदे के पानी में क्या होता है, मच्छर पनप जाते हैं। तो इसको मारने के लिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो लार्वा है अब तैर नहीं पाएंगे, वो सीधे डूब जाएंगे और डूब के मर जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए उसमें मिट्टी का तेल छिड़का जाता है। कभी क्वेश्चन आ गया तो ये बता दीजिएगा। चलिए द्रव पे दाब के बारे में देख लेते हैं। द्रव पे दाब का क्या क्या असर होता है, क्या होता है द्रव दाब, क्या होता है वो देखते हैं। कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से आरोपित होता है। तो द्रव का कुल दाब होता है आपका वायुमंडलीय दाब प्लस HdG, where the H is depth or height, D is आपकी यहाँ पे D क्या है आपकी, G इक्वल टू हो गया आपका G आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया है ना। ठीक, और D जो है आपका इसको D को क्या बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, D जो है आपका डेंसिटी हो गया। तो द्रव पे जो है वायुमंडलीय दाब पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर पे क्या है आपका हाइट, जितना ज़्यादा मतलब डेप्थ बोल सकते हैं उसको, हाइट या डेप्थ बोल दीजिए। जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी उस पर भी क्या है, कुल दाब बढ़ेगा। और जी का वैल्यू भी जितना बढ़ेगा उतना ही आपका कुल दाब जो है बढ़ेगा। तो द्रव द्रव दाब के नियम क्या क्या बोलता है, कि द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल के बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। गहराई यानी डेप्थ यहाँ से है ना, हाइट या डेप्थ जो बोल लीजिए उसको। एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पे समान दाब होगा, वो तो होगा ही होगा। एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होगा। सेम गहराई पे द्रव पे जो दाब पड़ रहा है वो समान होगा। समान गहराई पे द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो द्रव का घनत्व, द्रव का डेंसिटी, द्रव का हाइट और वायुमंडलीय दाब, ये चारों कारक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए, द्रव के दाब के नियम के लिए। वैसे ही देखो यहाँ पे गलनांक इन क्वथनांक, गलनांक होता है किसी ठोस का गल के द्रव में परिवर्तित होना, इसको बोलते हैं गलनांक, किसी भी ठोस का, है ना। क्वथनांक मतलब होता है किसी द्रव का किस में परिवर्तित होना, गैस में परिवर्तित होना। ध्यान रखेंगे कि क्वथनांक एवं गलनांक क्या क्या होते हैं। गलनांक तो गलना, ठीक है, पिघलना, ठोस ही पिघलेगा और किस में बदलेगा, द्रव में। और वैसे ही क्वथनांक जो है आपका दाब बढ़ने पे क्या, ये तो बात की बात है। क्वथनांक क्या है, द्रव का जब उसको ऊष्मा मिलती है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, वही।
ध्यान देंगे दाब बढ़ने पर क्या होता है, गलनांक बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने पर क्या है, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखने वाली चीजें है ना। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं निकलती, और जिससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक यानी जब मान लो यहाँ पे एक एक पॉट है, खुला हुआ पॉट है ना। एक मिनट, ये एक एक खुला हुआ पॉट है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसको उबाल रहे हैं। और ये एक प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर कुकर, इसमें पानी भरा हुआ है। तो क्या होता है, जब इसमें पानी को जब उबाला जाता है तो पानी जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उबल जाता है। और इसमें क्या है, दाब बढ़ गया, इसके अंदर पे प्रेशर बन रहे हैं ना, ठीक है, गैस बनते जाते भरते जाते हैं, और वाष्प जो बाहर नहीं निकल पाता, तो इसका जो दाब है वो बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो 120 डिग्री सेल्सियस या 130 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो क्या है, क्वथनांक, यानी द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दाब है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है और यहाँ पे टेम्परेचर, दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है ना। यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ पे 140 डिग्री, यानी सेम सेम पानी यहाँ 100 डिग्री में उबल रहा है, और सेम पानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 140 डिग्री में आके उबल रहा है। तो इसके अंदर जो खाना रहेगा उसको कितना टेम्परेचर मिल रहा है, 100 डिग्री, और इसके अंदर जो खाना है उसको कितना डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, 140 डिग्री। तो कौन जल्दी पकेगा, जिसको ज़्यादा आँच मिलेगी वो जल्दी पकेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि यहाँ पे दाब ज़्यादा होने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया किसी द्रव का। और वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, यानी उसने क्या किया, ज़्यादा हीट लिया बॉयल होने के लिए। ज़्यादा हीट लिया, तो ज़्यादा हीट लेने के कारण उसमें जो खाना है वो जल्दी पकेगा। ठीक, बहुत आसान है ना। अब देखो अपेक्षित घनत्व। किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, ठोस का वायु में भार बटे जल में ठोस के भार की कमी। अपेक्षित घनत्व ध्यान देंगे, वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ठोस का वायु में भार, यानी ठोस है, एक क्यूब है, एक लोहे का गोला, चलो बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा है, जब वायु में उसका जो अपेक्षित घनत्व है उसमें जो भार आता है इसका, मान लो 1 kg आ गया। और इसी को जैसे ही पानी में डालेंगे, ठीक है, जल में ठोस के भार में कमी, पानी में डालते ही मान लो ये थोड़ा सा तैरने लगता है, देखेंगे आप। तो मान लो ये 1 किलो से क्या हो गया, सीधा सीधा 1/2 kg हो गया। तो इसने कितना भार कम किया, लगभग 1/2 kg कम किया। तो इन दोनों के बीच का जो क्या होता है, रेशियो होता है, वो ठोस का अपेक्षित घनत्व होता है। अपेक्षित घनत्व यानी 1/1/2, ये क्या हो जाएगा, इसका अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। ठीक, यानी द्रव के सापेक्ष में उसका घनत्व क्या है वो देखा जाता है इसमें। तो किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, द्रव में ठोस में भार की कमी और जल में ठोस में भार की कमी। ठीक, द्रव में सेम चीज़, जब हम लोग इसको क्या किए, हम लोग ठोस के लिए निकाले हैं ना, बर्फ़ के टुकड़े के लिए, तो पानी में मान लो तेल की बूंद के लिए निकाल लेते हैं, वैसे ही तो द्रव के अपेक्षित घनत्व हो गया वो, और ये ठोस का अपेक्षित घनत्व हो गया, सिंपल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नौली का प्रमेय, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट पे पूछ लीजिएगा।